हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिकल हीटिंग। एक बार सारा देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन देख लिया था कि कहाँ यूज़ होता है। उसके बाद फिर क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, देन एडवांटेज, ठीक है। और हीट ट्रांसफ़र के मोड देखे थे, बेसिकली कंडक्शन मोड, कन्वेक्शन मोड और रेडिएशन मोड। ठीक ठीक है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट था, लाइक हीट ट्रांसफ़र सबसे ज़्यादा किस में होता है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग की। तो हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग को दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक आपका पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग और एक आपका हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग मतलब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, काइंड ऑफ लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग मतलब आपका या तो मेगा हर्ट्ज में या तो किलो हर्ट्ज में, ठीक है, इस सप्लाई के साथ। तो जो पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग है उसको फर्दर दो पार्ट में, एक रेजिस्टेंस हीटिंग और एक आर्क। तो रेजिस्टेंस हीटिंग में डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, इंफ्रारेड रेजिस्टेंस हीटिंग, और आर्क हीटिंग में आपका डायरेक्ट आर्क हीटिंग और इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी आज के सेशन में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, आज के सेशन में अपन पढ़ेंगे अबाउट रेजिस्टेंस हीटिंग। अगर हीटिंग पढ़ने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उससे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, अबाउट हीटिंग मटेरियल। अबाउट हीटिंग मटेरियल, तो हम ये देखते हैं कि पहले हीटिंग मटेरियल क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किसके मतलब कि किसको कहाँ यूज करेंगे, किस टेम्परेचर के लिए यूज करेंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, गुड हीटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, ठीक है। गुड हीटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, लिखते रहोगे एज यूजुअल और साथ साथ में समझते भी रहोगे। तो जो एक अच्छा हीटिंग मटेरियल है, इट शुड हैव हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या मतलब है इसका, एक सिंपल सी बात है। गुड हीटिंग मटेरियल का मतलब क्या होता है, मतलब हीटिंग बेसिकली क्या है, आई स्क्वायर आर। ए क्या है, हीट। ये क्या है, हीट, ठीक है ना। मतलब आई स्क्वायर आर वैसे क्या फॉर्मूला है, ये पावर, और पावर इनटू टाइम बेसिकली क्या हो जाता है, एनर्जी। पावर इनटू टाइम क्या हो जाता है, एनर्जी। और यही एनर्जी बेसिकली क्या है, हीट है। यही एनर्जी क्या है, हीट है। तो एक बात बताओ, अगर आप चाहोगे कि कोई मटेरियल बहुत अच्छा हीट क्रिएट करे तो द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर आर शुड बी हाई या लो, पहले ये बता दो। द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर आर शुड बी हाई या लो, अगर आप चाहते हो कोई मटेरियल हीट प्रोड्यूस करे तो द वैल्यू ऑफ आर शुड बी हाई या लो। ऑब्वियस सी बात है, इट शुड बी हाई। इट शुड बी हाई, ठीक है। तो अब आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए। अब आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हो कि रेजिस्टेंस शुड बी हाई, तो यहाँ पे देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, रजिस्टिविटी पे। तो रजिस्टिविटी शुड बी हाई या लो, जल्दी बोलो। अगर रजिस्टेंस ज़्यादा चाह रहे हो आप हीटिंग मटेरियल के लिए, रजिस्टिविटी शुड बी हाई या लो, जल्दी बोलो यार। रजिस्टिविटी अगेन इट शुड बी हाई, ठीक है ना। और जो लेंथ है, जो लेंथ है, जो रेजिस्टेंस मतलब कि लाइक यू जो हीटिंग मटेरियल है उसका जो लेंथ है, इट शुड बी हाई या लो, पहले ये बताओ, सोच समझ के आंसर देना। इट शुड बी हाई या लो, इट शुड बी हाई और लो, बोलो यार। देखो यार, मतलब आप अगर फॉर्मूले से जाओगे तो आप कहोगे कि यार रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के लिए लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। बट जो भी हीटिंग मटेरियल होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा लेंथ का रेजिस्टेंस ले लेते हो तो क्या आपको नहीं लगता कि वो बहुत बल्की हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। मतलब बहुत हैवी हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है क्या। नो डाउट लेंथ ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा क्रिएट होगा, बट एज अ अप्लायंसेस देखो, पूरा कंप्लीट मशीन देखो, तो वो बहुत हैवी हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा। तो क्या आप चाहोगे कि
कोई हीटिंग मटेरियल जो भी आप एप्लीकेशन यूज करो बहुत बल्की साइड बल्की में हो, ऑब्वियस सी बात है नहीं ना, यस या नो। अब इसके बाद अगर बोला जाए कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो बताओ एरिया क्या होना चाहिए, हाई या लो। अगर हमें रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए तो एरिया शुड बी हाई या लो, एरिया शुड बी हाई या लो, जल्दी बोलो। एरिया शुड बी लो। बट अगर आप एरिया लो रखोगे तो अगर एरिया ज़्यादा एरिया कम हो जाएगा तो करंट डेंसिटी क्या होता है, जेड इक्वल टू आई अपॉन ए। तो एरिया कम हो जाएगा तो करंट डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा तो मेल्ट होने के भी चांसेज आ जाएंगे, बोलो हाँ या ना। मेल्ट होने के चांसेस भी आ जाएंगे। मैं जस्ट आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि अगर रजिस्टिविटी को ज़्यादा करने का ऑप्शन हो, लेंथ को भी ज़्यादा करने का ऑप्शन हो, एरिया को कम करने का ऑप्शन हो, तो तीनों में से आप किसको प्रेफर करोगे, बस ये बता दो। टू इंक्रीज रेजिस्टेंस आप किसको प्रेफर करोगे, लेंथ को बढ़ाना, एरिया को घटाना, या रजिस्टिविटी को ज़्यादा रजिस्टिविटी का मटेरियल सेलेक्ट करना, बोलो आप किसको प्रेफर करोगे। कॉमन सेंस, हाई रजिस्टिविटी का मटेरियल प्रेफर करना। आगे बात समझ में, क्या ये बात सबको क्लियर है, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप रजिस्टिविटी ज़्यादा लोगे तो कहीं ना कहीं आप लेंथ कम रखोगे तब भी काम चल जाएगा, बोलो हाँ या ना। अगर रजिस्टिविटी ज़्यादा रखोगे तो लेंथ कम भी रखोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला पॉइंट है, क्या समझना, ताकि बाद में रटना ना पड़े। इट शुड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये जो रजिस्टिविटी है ना इसी को बोल रहे हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इट शुड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सो दैट ओनली अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वायर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ गिवन अमाउंट ऑफ हीट। समझ में आया नहीं। अगर रो ज़्यादा है, अगर रो ज़्यादा है तो उसकी जो लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी, जो वायर की लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी, इट विल बी लो और हाई, जल्दी बोलो। अगर रजिस्टिविटी ज़्यादा है तो लेंथ की जो लेंथ होगी वायर की लेंथ, वो क्या हो जाएगा, लो ना, क्या हो जाएगा, लो। तो छोटा सा मटेरियल ही हमें सफिशिएंट अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करने में सक्षम है। क्या ये पहला पॉइंट हमें क्लियर है, एक बार बता दो यार सब लोग। It should have high specific resistance so that only a small quantity of wire is required to produce given amount of heat. अब आते हैं अपन सेकेंड पॉइंट पे। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, मतलब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और जगह जगह पूछ लिया जाएगा। मैं एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना चाह रहा हूँ कि जब भी आप बहुत सारे, जैसे इसी तरीके से पूछ लिया जाता फ्यूज में क्या मटेरियल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, फ्यूज वायर में कैसा होना चाहिए, तो मैं वो थिंकिंग जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप सारी चीज़ों को सोच सको। अरे बस समझ में, आप ये मत समझना कि सिर्फ एक लाइन है, यहाँ पे थिंकिंग जनरेट करनी है हमें। क्लियर है बात, रटना अलग बात है, यहाँ पे मेन है कि हो कैसे रहा है। देखो नेक्स्ट, इट शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर, अब सिंपल सी बात है, अगर अगर मेल्टिंग, अब आप उस रजिस्टर को, उस वायर को यूज क्या कर रहे हो, एज अ हीटिंग मटेरियल। हीटिंग मटेरियल मतलब टेम्परेचर उस वायर का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब आप एक ऐसा मटेरियल नहीं ले सकते जिसका टेम्परेचर बढ़ने से वो क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, क्योंकि अगर वो मेल्ट हो गया तो हमारा करंट नहीं फ्लो होगा, और करंट फ्लो नहीं होगा तो हीट क्रिएट नहीं होगा। तो इसलिए इट शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बोलो हाँ या ना। डन। अच्छा, अब जैसे पहला वाला पॉइंट जो हमने पूछा था, एक बात बताओ, अगर यहीं पे हीटिंग मटेरियल की जगह मैं फ्यूज ले लेता, समझना जरा बात को, हीटिंग मटेरियल की जगह मैं फ्यूज ले लेता, तो बताओ फ्यूज का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए, फ्यूज का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए। हीटिंग मटेरियल का हाई होना चाहिए, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं पूछ रहा हूं कि
अगर फ्यूज है तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई या लो? काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन है। लो, एक बात बताओ, अब सोचना जरा, थिंकिंग पहले जनरेट करो, पहले थिंकिंग जनरेट करो, ध्यान से सुनना, चलो ध्यान से सुन लो। एक बात बताओ, आप क्या चाहते हो, जरूरत पड़ने पे वायर मेल्ट हो या ना हो, फ्यूज वायर, यस या नो? हो। अब मेल्ट तभी होगा जब उसमें हीट जनरेट होगा, बोलो हाँ या ना? मेल्ट तभी होगा जब उसमें हीट जनरेट होगा। अब हीट जनरेट तभी होगा जब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा तभी होगा जब उसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा। तो बोलो हाई या लो, बोलो, फ्यूज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस शुड बी हाई या लो? फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो, फ्यूज वायर है, फ्यूज वायर है, आप मटेरियल ऐसा सेलेक्ट करते हो ना जो कि नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल में तो कभी मेल्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है, कभी मेल्ट हो ही नहीं सकता। फिर जब अब नॉर्मल कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में वहां पे जो हीट क्रिएट होना चाहिए, हीट, दैट इज व्हाट, आई स्क्वायर आर। अब अगर आपने अगर आपने क्या बोलते कि अगर आपने आर की वैल्यू ज़्यादा रखी और एक वायर है आई स्क्वायर आर, उसमें उसमें हीट ज़्यादा क्रिएट हो रहा है और एक है जिसमें हीट कम क्रिएट हो रहा है, तो बताओ आप किसको प्रेफर करोगे, ए या बी? पहले ये बता दो। नॉर्मल कंडीशन में तो आपको सोचना ही नहीं है, आप सिर्फ उस कंडीशन के लिए सोचो जबके लिए आप डिजाइन कर रहे हो। बताओ, हीट शुड बी हाई या लो? ठीक है, क्या बोल रहा हूं, इट शुड बी हाई। आपको नॉर्मल सिचुएशन को तो लेना नहीं सर, नॉर्मल सिचुएशन में करंट फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो मेल्ट हो जाएगा। अरे यार, ऐसा वायर तो लिया ही नहीं है ना हमने। उस वायर का काम स्टार्ट कब होगा पता है, जब वो रेटेड से ज़्यादा आएगा, और रेटेड से ज़्यादा होने पे आप क्या देख रहे हो कि वो मेल्ट होना चाहिए। अगर वो मेल्ट नहीं हुआ तो आपका जो अप्लायंसेज है वो खराब हो जाएगा, फ्यूज वैसा का वैसा ही रहेगा, बोलो हाँ या ना? अगर वो मेल्ट नहीं हुआ टाइम पे तो आपका जो अप्लायंसेज है वो खराब हो जाएगा और आपका फ्यूज सही सलामत रहेगा। आपका फ्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या अप्लायंसेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जल्दी बोलो, फ्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या अप्लायंसेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियस सी बात है, अप्लायंसेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे नो। तो इसलिए आप चाहोगे कि हीट ज्यादा क्रिएट हो, और हीट ज्यादा कब क्रिएट होगा, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा। अब बताओ, अगर फ्यूज का जो वायर है उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वुड बी हाई या लो? जल्दी बोलो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वुड बी हाई या लो? इट शुड बी हाई। क्या ये बात याद रहेगी सबको? क्या ये बात सबको याद रहेगी? कंफ्यूजन पता है क्यों होता है, क्योंकि हम नॉर्मल सिचुएशन में उसे रिलेट करने लगते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल सिचुएशन में उसे रिलेट करते हैं। बट फ्यूज का काम स्टार्ट कब होता है, जब वो रेटेड से ज़्यादा जाता है, रेटेड से कम पे तो कभी मेल्ट करेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मटेरियल ऑब्वियस बात है ऐसा ही लोगे यार, अब जीरो रेजिस्टिविटी का थोड़ी ले लोगे आप। डन, खैर, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलो इधर आ जाओ, इट शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हीटिंग मटेरियल पे आ जाओ, कंफ्यूज मत हो जाना। इट शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जब बात आ रही हाई मेल्टिंग, ऑब्वियस सी बात है यार, हाई मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होगा, मतलब लाइक कि ताकि आपका जो हीटिंग मटेरियल है वो सही सलामत रहे। सोचो आप खाना पका रहे हो, हीटर है और उसके अंदर हीटिंग मटेरियल लगा हुआ है, आपने काफ़ी देर तक खाना पकाया, उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया कि वो जो मटेरियल है वो ही मेल्ट हो गया,
तो क्या आप अगली बार खाना पका पाओगे क्या? नहीं पका सकते ना। तो इसका मतलब इट शुड हैव व्हाट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, कि लाइक कितना भी हाई टेम्परेचर हो जाए वो मेल्ट नहीं होना चाहिए। डन। चलिए इधर आ जाओ, फ्यूज में आ जाओ जरा। फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूज का जो वायर है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इट शुड बी हाई और लो। जल्दी बोलो। फ्यूज के वायर का मेल्टिंग पॉइंट शुड बी हाई और लो? इट शुड बी लो। इट शुड बी लो। क्योंकि अगर वो गलती से हाई हो गया तो आप वेट ही करते रह जाओगे कि आप वेट ही करते रह जाओगे कि आपका फ्यूज वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट होगा। उससे पहले ही ये वायर क्या कर देगा अपने मतलब वो जो हाई करंट है वो आपके अप्लायंसेज को डैमेज कर देगा। क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर है हमें? ठीक है। तो फ्यूज का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस शुड बी हाई, मेल्टिंग पॉइंट शुड बी लो, बट हीटिंग मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस शुड बी हाई एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट शुड बी हाई। डन। तीसरा, इट शुड हैव हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ऑब्वियस सी बात है यार, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तभी वो झेल पाएगा, नहीं तो गर्म होने के बाद क्या होता है आपको पता है, मटेरियल थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो उस सिचुएशन में अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं हुई तो डैमेज हो जाएगा। ठीक है ना। एंड फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन, फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन मतलब लाइक ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीडाइज ना हो जाए, धीरे धीरे ऐसे जल जल के ख़त्म ना हो जाए। ठीक है ना। मतलब जलने के बाद उसकी ऊपर की लेयर ऑक्सीडाइज हो गया, उसके बाद फिर वो एज अ पाउडर के फॉर्म में आ गया, फिर अगली बार ले जा रहे हो फिर से वो जल के ऑक्सीडाइज हो गया, तो ऐसे धीरे धीरे मटेरियल क्या हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा। तो इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन। डन। और ए प्रॉपर्टी फ्यूज के लिए भी होनी चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट, इट शुड हैव लो। लो, अब यहां पे देखो दो चीजें हैं, एक तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट लो होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कॉफिशिएंट लो होना चाहिए और पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होना चाहिए। देखो दोनों पे बड़े ध्यान बहुत ध्यान से समझना। पहले ये समझो कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट के लो होने पे क्या फर्क पड़ेगा। टेम्परेचर कॉफिशिएंट के लो होने पे क्या फर्क पड़ेगा, लो होने पे ये फर्क पड़ेगा कि टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस में जो चेंज होगा दैट इज नेग्लेजिबल। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है क्या? अगर टेम्परेचर कॉफिशिएंट लो है, देखो आर टी इज इक्वल टू क्या होता है, आर नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी। एक मिनट, आर टी इक्वल टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। अब यहाँ पे देखो अगर आप, तो आर टी क्या हो जाता है, आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो अगर ये अल्फा, आप बताओ, अल्फा अगर पॉजिटिव है तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। अल्फा निगेटिव है तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है। फिर अल्फा जीरो है तो क्या होगा, अल्फा जीरो है तो टेम्परेचर बढ़ाने से या टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। क्या ये तीनों पॉइंट क्लियर हैं? अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है, अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट जीरो है तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से ना तो रेजिस्टेंस बढ़ता है ना ही घटता है। क्या तीनों लाइन क्लियर है? नेटवर्क में भी बात हुई थी हमारी। ठीक है। ओके। अब देखो जरा, अब यहाँ पे पहला क्या, इट शुड हैव लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर क्यों, ताकि टेम्परेचर चेंज के साथ हमें ऐसा ना हो, टेम्परेचर चेंज के साथ ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा हीट या बहुत ज़्यादा कम हीट क्रिएट कर दे, हमें पता ही ना चले। समझ में आ रहा है क्या? मतलब एक बात बताओ, आपका टारगेट क्या है, हीटअप ज़्यादा होना या हीट ज़्यादा हो करके आपके कंट्रोल में होना, ये बता दो। कंट्रोल के साथ हीट ज़्यादा चाहते हो या सिर्फ हीट ज़्यादा चाहते हो? कंट्रोल के साथ हीट चाहते हो तो कंट्रोल
का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हीट ज़्यादा होगा या हीट कम होगा। बट अगर टेम्परेचर कॉफिशिएंट हाई है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, टेम्परेचर चेंज के साथ रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हीट कितना डेवलप हो रहा है। बट आप चाहोगे कि हमेशा चीज़ें आपके कंट्रोल में रहे। कंट्रोल होने के लिए क्या होना चाहिए कि आपका कितना हीट क्रिएट हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए, और ये तब पता चलेगा जब आपका रेजिस्टेंस आपके हिसाब से बढ़ेगा, न कि टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ेगा। क्या बात क्लियर है? क्योंकि आपके दिमाग में पता क्या चल सकता है कि सर टेम्परेचर कॉफिशिएंट अगर ज़्यादा हुआ तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा और हीट ज़्यादा क्रिएट होगा। आपके दिमाग में ए निगेटिविटी आ सकती है, हीट ज़्यादा क्रिएट होगा, और सर हीट जितना ज़्यादा क्रिएट हुआ उतना अच्छा हीटिंग मटेरियल है। बट एक बात बताओ, अगर वो मनमानी अपने हिसाब से हीट क्रिएट करने लगा तो क्या आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल है? जल्दी बोलो। आप चाह रहे हो 400 हो रहा है 600, क्या आप ऐसा चाहोगे? ऑब्वियस सी बात नहीं चाहोगे। तो इसलिए कंट्रोल होने के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? कंट्रोल होने के लिए, ज्यादा हीट क्रिएट करने के लिए नहीं, कंट्रोल रखने के लिए क्या होना चाहिए? इट शुड लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। सर पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्यों? पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट इसलिए क्योंकि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट हुआ तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं करंट, स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। नहीं तो पता लगा अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट निगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस घट गया और करंट रेटेड से ज़्यादा चला गया। रेटेड से ज़्यादा चला गया तो अप्लायंसेज को दिक्कत हो सकती है। समझ में आएगा नहीं? तो स्टार्टिंग करंट रेटेड से ज़्यादा ना हो इसलिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट का पॉजिटिव होना ज़रूरी है। सर पॉजिटिव देखो, अब किसी सर यहाँ पे पॉजिटिव मतलब ये क्या, 0.0004 हो जाए चलेगा, बट 0.0004 ना हो। अब ये क्या है, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट लो भी है और पॉजिटिव भी है। क्या ये बात सबको क्लियर है क्या? लो के साथ साथ पॉजिटिव भी होना चाहिए। लो क्यों जरूरी है? जल्दी बोलो। टेम्परेचर कोएफिशिएंट का लो होना क्यों जरूरी है? ज्यादा हीट क्रिएट करने के लिए या कंट्रोल होने के लिए? ज्यादा हीट क्रिएट करने के लिए, कंट्रोल होने के लिए? लो, कंट्रोल होने के लिए। और पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्यों जरूरी है? ताकि स्टार्टिंग में करंट बहुत ज्यादा ना फ्लो हो जाए। क्लियर? देखो कहने को यही 4 लाइनें हैं, बट इसी 4 लाइनों से अगर आपने समझा होगा तो बहुत कुछ सीखने को मिली है चीजें। यस या नो? आगे बढ़ जाएं। ठीक है। अब यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन ये आता है, ठीक है अच्छा आपने मटेरियल के ये बता दिए कि कौन सा किस टाइप का मटेरियल चाहिए। अब ये बताओ कि कौन सा मटेरियल अच्छा होता है हीटिंग पर्पज से। तो देखो कुछ मटेरियल लिए हैं। सबसे पहला जो मटेरियल है दैट इज नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर ये जो अप्लायंसेज यूज होते हैं मैक्सिमम टाइम यही यूज होता है, तो दैट इज व्हाट, नाइक्रोम वायर। अब नाइक्रोम वायर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है उसको जरा डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो नाइक्रोम वायर है क्या? नाइक्रोम वायर बेसिकली एक अकेला कोई मटेरियल नहीं है, दैट इज कंपोजिशन। नाइक्रोम वायर इज एन कंपोजिशन। किसका कंपोजिशन? एक तो निकल का, और 80% निकल का और 20% क्रोमियम का। 80% निकल का और 20% क्रोमियम का, एक कंपोजिशन पूछ लिया जाता है। पता है क्रोमियम क्यों लगाया जाता है? ताकि जब पहली बार हीटअप हो ना तो वो जो क्रोमियम की जो मटेरियल है वो ऑक्सीडाइज होके उसके ऊपर एक लेयर बना ले, और लेयर बनाने से क्या होता है, फिर वो निकल का ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा।
कुछ समझ पा रहे हो क्या क्या बोल रहा हूं मैं? जो क्रोमियम मटेरियल है, जब पहली बार गर्म करोगे तो क्रोमियम हो जाएगा ऑक्सीडाइज। अब ऑक्सीडाइज हो करके क्या करेगा ये, उस निकल के लेयर के ऊपर एक लेयर बना देगा, और जब लेयर बना देगा तो निकल फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा कौन है? ऑब्वियस सी बात है, निकल। क्या ये बात सबको क्लियर है? जल्दी बोलो। ठीक है, चलो अब समझो जरा। एक तो कंपोजिशन हो गया नाइक्रोम। अब कई बार हम ध्यान से देख नहीं रहे होते तो हमें पता नहीं चलता है। अब कोई पूछ लेता है कि यार नाइक्रोम में बताओ, ध्यान से सुनना ये बात, शायद कुछ लोग आप लोग रिलेट भी कर पाओगे। अगर कोई पूछ ले आपसे सडनली कि यार नाइक्रोम में बताओ कौन कौन सा कंपोजिशन होता है, सडनली पूछ ले तो आप नहीं बताओगे, बट एक्चुअली इसी में छिपा हुआ है। ध्यान से देखो, निकिल और क्रोमियम। बोलो हाँ या ना? क्या अलग से रटना है क्या हमें? कुछ समझ में आ रहा है? मुझे पता है 10-12 लोग तो ऐसे होंगे जिनको ये चीज ध्यान नहीं दिया है कभी आज तक। क्या बोला हूं मैं? नाइक्रोम किसका किसका कंपोजिशन होगा? उसके अंदर निकिल है और क्रोमियम है। आ रही बात समझ में? कितना परसेंट निकिल? निकिल कितना परसेंट? निकल कितना परसेंट? 80%। और क्रोमियम कितना परसेंट? 20%। ठीक है, क्रोमियम कितना परसेंट? 20%। चलिए, कंपोजिशन नाइक्रोम वायर का जो कंपोजिशन है दैट इज दिस वन। उसकी आप रजिस्टिविटी भी याद रखोगे, 40 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। 40 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। ये सब डाटा बेस्ड में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना, जेई लेवल क्वेश्चन, जेई टाइप में क्वेश्चन में। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस 0.004 पर डिग्री सेल्सियस। 0.0039 किसका होता है? जल्दी बोलो। 0.0039 किसका होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट? 0.0039 टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसका होता है? इसको जब लिखोगे इसका अप्रोक्सीमेशन क्या होगा? 0.004। बोलो हाँ या ना? 0.004। अरे क्या है 0.0004? देयर इज ए डिफरेंस, ये नहीं कि एक ही है लगभग लगभग। डन। तो 0.0004 पर डिग्री सेल्सियस। अब देखो दो टाइप के टेम्परेचर होते हैं, किसी भी मटेरियल का दो टेम्परेचर होता है। क्या? मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप मैक्सिमम कितना वेट उठा सकते हो, तो आप बोलोगे कि 40 kg। तो 40 kg का मतलब 40 kg हो सकता है कि वो आपका ऑपरेटिंग वेट हो, लाइक उतना वेट लेकर के आप चल सकते हो। बट अगर मैंने 42 रख दिया, 43 रख दिया तो शायद झेल ले जाओगे, बट एक वेट ऐसा होगा जिसे लेके आप गिर सकते हो, दैट इज 50 kg। तो क्या 40 kg और 50 kg में डिफरेंस समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो। जिसको लेके आप गिर जाओगे दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, मतलब उसके बाद फिर आप काम करने लायक ही नहीं बचोगे। और 40 kg वॉट जिस पे आप अच्छे से उस वेट को कैरी करते हो, कैरी कर सकते हो। क्या ये ऑपरेटिंग टेम्परेचर, मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर, या फिर इसको बोलते हैं सेफ ऑपरेटिंग टेम्परेचर? सेफ ऑपरेटिंग टेम्परेचर, क्या ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है तो आपको? जल्दी बोलो यार, क्या इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? सेफ ऑपरेटिंग टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट, मतलब एक टेम्परेचर जिस पे वो काम करेगा, बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, और एक टेम्परेचर जिसके बाद वो मेल्ट हो जाएगा, काम करने लायक ही नहीं बचेगा। एक टेम्परेचर जिस पे वो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, और एक टेम्परेचर जिस पे वो काम करने लायक बचेगा ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मटेरियल है, मैं उसको 900 पे चला रहा हूं, यही मटेरियल है, यही मटेरियल है,
मैं इसको 900 पे चला रहा हूँ, मैं इसको 1150 पे चला रहा हूँ, मैं इसको 1400 पे चला रहा हूँ। आप बताओ कौन सी सिचुएशन बेस्ट है, 900, 1150 या 1400? कौन सी सिचुएशन बेस्ट है? जल्दी बोलो, मतलब कौन सी सिचुएशन बेस्ट है? गरम किया मैंने 1150 तक, एक 900, एक 1400। अरे बोलो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? 1150 इज द बेस्ट कंडीशन, क्योंकि अगर आप 900 पे चलाओगे तो वो उतना हीट क्रिएट नहीं करेगा जितना करना चाहिए। अगर आप 1400 पे चलाओगे तो वो काम करने लायक नहीं बचेगा। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है सर 1150 से ज़्यादा कर लेते, हीट तो बढ़ जाएगा बट वो डैमेज हो सकता है, मेल्ट हो सकता है। तो दैट इज सेफ ऑपरेशन टेम्परेचर या मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर, दैट इज व्हाट 1150। एंड व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट 1400। लिख लिया? ये टेबल लिख लिया कि नहीं, पहले बताओ। ये सारे डाटा लिख लिया आपने नोट्स में? बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया यहाँ पे। देखो, इसका अल्फ़ाबेट नंबर बताओ, जिन्होंने रीजनिंग पढ़ा हुआ है। अल्फ़ाबेट नंबर नहीं भी पढ़ा हुआ है तो ABCD तो आती है। अल्फ़ाबेट नंबर बताओ। दैट इज व्हाट 14। ठीक है ना? अब 14 डिग्री सेल्सियस तो होगा नहीं, जब भी होगा क्या होगा, 1400 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप याद हो जाएगा। डन। कि अब जैसे ए मटेरियल यूज कर रहा है नाइक्रोम, तो हो क्या रहा है, प्रोडक्ट महंगा हो जा रहा है, प्रोडक्ट महंगा हो जा रहा है। ठीक है ना? प्रोडक्ट महंगा हो जा रहा है, तो उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को बचाने के लिए, कम करने के लिए क्या करते हैं ना, क्या करते हैं, यहाँ पे आयरन ऐड कर देते हैं। तो निकिल, क्रोमियम और आयरन, निकल 65%, क्रोमियम 15% और आयरन 20%। ये जो 20% आयरन ऐड किया गया है, इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? अलॉय। अलॉय, या फिर ऐसे समझो अलॉइंग, मतलब एक तो नाइक्रोम था ही, उसके बाद इसके अंदर मटेरियल मिलाया। सबसे पहले निकल लिया, फिर उसमें क्रोमियम मिलाया, फिर उसमें आयरन मिला दिया। इससे फायदा क्या हुआ, कॉस्टिंग हमारी कम हो गई। कुछ डिसएडवांटेज तो जरूर होगा, यस या नो? कुछ डिसएडवांटेज होगा। हाँ, डिसएडवांटेज क्या है कि अब जो टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर पे काम कर सकता है, दैट इज 850 डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ में? दैट इज 850 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द ड्रॉबैक। ऑब्वियस सी बात है, अब हमें जहाँ पे रिक्वायरमेंट 600 700 डिग्री सेल्सियस है, क्या हमें नाइक्रोम पे पैसे खर्चा करना चाहिए क्या? मतलब वो 80% 20% पे, जहाँ पे रिक्वायरमेंट कम है? नहीं ना, यस या नो? ठीक है, तो इस बात का अपन ध्यान रखेंगे कि इसमें अगर 20% आयरन का अलॉइंग कर देंगे तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ये घट जाएगा, या फिर ऐसे समझो कि मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर घट जाएगा। डन। अच्छा, ये जो नाइक्रोम है कहाँ यूज करते हैं, तो हीटिंग एलिमेंट या फिर रजिस्टर, रजिस्टर बनाते हैं उसका हीटिंग क्रिएट करने के लिए, या फिर फर्नेसेज। दीज आर सम एप्लीकेशन, दीज आर सम एप्लीकेशंस पी, जो भी है सब हम समझ गए। ठीक है, ओके। नाइक्रोम का कंपोजिशन जरूर याद करना, 80-20 और आयरन मिलाएंगे तो बात की बात है। ओके, दिस वाज द फर्स्ट मटेरियल, हीटिंग मटेरियल। सेकंड हीटिंग मटेरियल इज कॉन्स्टेंटन। कॉन्स्टेंटन या फिर उसको अपन क्या बोलते हैं, यूरेका। कॉन्स्टेंटन या फिर क्या बोलते हैं, यूरेका। समझ में आया क्या? नाम सुना होगा मटेरियल मेजरमेंट में, यस नो? कॉन्स्टेंटन या फिर यूरेका। अब कॉन्स्टेंटन या फिर यूरेका, इसमें किसका किस, अब देखो इसमें कंपोजिशन किस कैसा है ये तो याद करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टेंटन, अब इसको आप कैसे याद कर लेना, ऐसे याद कर लेना,
देखो कॉन्स्टेंटन का सी, सी से आप क्या याद रखोगे, सी से आप क्या याद रखोगे, जल्दी बोलो, सी से क्या याद रखोगे, कॉपर, सी से कॉपर याद आ जाएगा। और एकदम लास्ट वाला लेटर उठाना, लास्ट वाला लेटर उठाना। किसी को लग रहा है सर सी से और कुछ भी तो हो सकता है, तो एक काम करना, कॉपर की स्पेलिंग लिख लेना वहीं पे। तो कॉपर का पहला दो लेटर सी ओ, तो यहाँ पे सी ओ, क्लियर है क्या। तो कॉपर, उसके बाद एन, एन से आप यह क्या याद रख लेना, निकल। तो कॉपर एंड निकल याद रहेगा क्या, किसी को याद रखे सर वो क्रोमियम भी तो हो सकता था, तो वो आप क्रोमियम ऐसे कर लेना, सीओ कर लेना। सीओ से क्या होता है, कॉपर लिखते तो सीओ डबल पी ई आर ना, हाँ कॉपर की स्पेलिंग सी यू डबल पी ई आर लिखते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्लियर है क्या। तो 55% ऑफ कॉपर एंड 45% ऑफ निकल, 55% ऑफ कॉपर, 45% ऑफ निकल, लगभग 50-50 का मामला है, याद रखेंगे, ठीक है, लगभग। ओके, इसी को क्या बोलते हैं, यूरेका। अब ये याद रखना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटन को ही यूरेका बोलते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आपको कंपोजिशन याद आएगा। डन, ओके। अब अगर आप ध्यान दो तो इसकी रजिस्टिविटी 500 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। पिछले वाले की बताना, नाइक्रोम की बताना, नाइक्रोम की बताओ, नाइक्रोम की रजिस्टिविटी बताओ। दैट वाज 40 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। अच्छा, ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, दो चार पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए ना तो ऐसे विद्रोह मत कर लेना लग जाना, ठीक है ना, कई जगह अलग अलग डाटा दिया रहता है, तो उस बात का ध्यान रखना थोड़ा सा। तो 500 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, तो दैट इज व्हाट, रजिस्टिविटी। डन। अच्छा, रजिस्टिविटी हाई होना दैट इज गुड फॉर हीटिंग मटेरियल और बैड, रजिस्टिविटी हाई होना दैट इज गुड फॉर हीटिंग मटेरियल और बैड, दैट इज गुड, ठीक है ना। चलिए, टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेग्लेजिबल। अगर टेम्परेचर कॉफिशिएंट नेग्लेजिबल है, इसका मतलब टेम्परेचर मैं चेंज करूं तो क्या उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, जल्दी बोलो। अगर टेम्परेचर कॉफिशिएंट नेग्लेजिबल है तो अगर मैं उसका टेम्परेचर चेंज करूं तो क्या उसका टेम्परेचर चेंज होगा, और सॉरी रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो नहीं, ठीक है ना। यही वजह है कि इसको यूज करते हैं अपन बनाने के लिए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि उसका रेजिस्टेंस वेरी ना करे, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे होता है ना कि क्लास में जैसे अभी तक पढ़ के आया, कुछ होते, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टैंडर्ड होते थे, मतलब उनके उनके फिक्स है कि उनके स्कोर आएंगे ही आएंगे। जैसे आपके क्या होते होंगे, कभी आते होंगे कभी नहीं आते होंगे, बट उनके क्या कि लाइक फिक्स है, आएंगे ही आएंगे, तो वो क्या है, स्टैंडर्ड हैं, लेकिन वो वैरी नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या। स्टैंडर्ड का मतलब जिसके प्रॉपर्टीज किसी पैरामीटर के साथ चेंज ना हो, ठीक है। तो नेग्लेजिबल मतलब क्या है, यूज फॉर मेकिंग ऑफ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। डन। ऑब्वियस सी बात है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की जरूरत कहाँ पड़ेगी, मेजरमेंट में, यस या नो, मेजरमेंट में, फॉर प्रेसाइज कंट्रोल, फॉर प्रेसाइज मेजरमेंट, सॉरी इंस्ट्रूमेंट के लिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए मेजरमेंट में, ठीक है। तो यूरेका या फिर कॉन्स्टेंटन अपन यूज करते हैं यहाँ पे। तो मैक्सिमम सेफ ऑपरेटिंग टेम्परेचर ये आपका 400 डिग्री सेल्सियस, ज़्यादा इसको बर्डन नहीं देते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट हालांकि 1400 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, चलो देखो, इट्स मेन फीचर इज द लो थर्मल वेरिएशन,
ऑफ इट्स रजिस्टिविटी। अच्छा पता है ये लैंग्वेज में क्यों यूज कर यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में उनका पूछने का तरीका अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना। मतलब अब आपको पता है, अब आपको पता है कि यूरेका का कॉन्स्टेंटन का रजिस्टिविटी क्या है, हाई है, और उसका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। आपको ये भी पता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, बट यहाँ पे ध्यान दो क्या यूज किया इन्होंने, इट्स मेन फीचर इज द लो थर्मल वेरिएशन, ठीक है ना। इट्स मेन फीचर इज द लो थर्मल वेरिएशन ऑफ इट्स रजिस्टिविटी। समझ में आया क्या, इट्स मेन फीचर इज द लो थर्मल वेरिएशन ऑफ इट्स रजिस्टिविटी। क्लियर है। तो लो थर्मल वेरिएशन मतलब लाइक टेम्परेचर चेंज होने से उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। डन। तो अब जैसे अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लो थर्मल वेरिएशन किसका होता है, एक ऐसा मटेरियल जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट हाई है या एक ऐसा मटेरियल जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट लो है, व्हाट इज द आंसर। लो थर्मल वेरिएशन किसका होता है, रजिस्टिविटी के लो थर्मल वेरिएशन किसका होता है, तो जिसका मटेरियल जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट लो है, ठीक है ना। ये लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस है, याद रखना। तो इट्स मेन फीचर इज द लो थर्मल वेरिएशन ऑफ इट्स रजिस्टिविटी, ठीक है, विच इज कांस्टेंट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब चलो ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। कांस्टेंटन इज व्हाट, निकल कॉपर बेस्ड अलॉय वायर दैट हैज हाई रजिस्टिविटी। कितना था रजिस्टिविटी, जल्दी बोलो, पूरा यूनिट के साथ बोलना है आपने। रजिस्टिविटी कितना था, 500 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, वेरी गुड, 500 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। देखो इससे क्या होता है ना, आपको यूनिट भी याद आ जाता है, समझा है नहीं। अब कोई पूछे कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, क्या बोलोगे, जल्दी बोलो। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, क्या बोलोगे, वेरी गुड, ओम मीटर। ये नहीं माइक्रो यहां भी लगा दिया, मतलब एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं मैं। ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, माइक्रो ओम मतलब देखो माइक्रो तो ओम के लिए लगा हुआ है ना, रजिस्टेंस की मतलब उस रजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम आ रही थी, इसलिए ओम लगा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका यूनिट होता है, ठीक है। हाँ ऑप्शन में है, और ओम मीटर ऑप्शन में नहीं है, ओम सेंटीमीटर नहीं है, तो फिर क्या आप माइक्रो ओम सेंटीमीटर को आंसर दे सकते हो क्या, आंसर इज यस, दे सकते हैं, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे आप। नेक्स्ट एप्लीकेशन, इट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए इसको यूज करते हैं। उसके बाद इट इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थर्मोकपल, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मोकपल बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, तो आंसर इज यूरेका कॉन्स्टेंटन, इट इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थर्मोकपल। याद रखना मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट लेके नहीं चल रहा, मैं यहाँ पे ओवरऑल मतलब जितना नॉलेज मतलब बेसिकली शेयर किया जा सकता है वो सारी चीज़ें अपन शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस सारी चीज़ों को ढंग से लिख लेना। इट इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थर्मोकपल। डन। जैसे किन किन वायर के साथ, जैसे कॉपर, आयरन या फिर क्रोमियम, इन वायर के साथ। नेक्स्ट, इट इज स्पेशली यूज फॉर रेजिस्टेंस पर्पज सिंस इट्स रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज विद द चेंज इन इट्स टेम्परेचर, ठीक है। इट इज यूज फॉर डीसी करंट संट, डीसी करंट संट। एसी के लिए शायद हम मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन दोनों यूज होते थे, ठीक है ना। मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन दोनों की खास बात क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन में कॉमन क्या है, हाँ दोनों का टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेग्लिजिबल है। अब एक एक समझो जरा, अब यहाँ पे कॉन्स्टेंटन हम पढ़ ही रहे हैं, अब दिमाग में आता है कि यार ये मैग्नीन का क्या सीन है, तो मैग्नीन ऐसे देखो, 85% कॉपर, 85% कॉपर,
और 12% मैग्नीज, मैग्नीज और कितना बचा, 12 5, चलो 11 ले लो आप इससे ना, 84% ले लो, सॉरी, 84% कॉपर, 12% मैग्नीज और आपका 4% क्या, निकल, 4% क्या, निकल। हो गए ना 100, 12 4 16, हाँ ठीक है। इसको आप लिख लोगे साइड में। मतलब समझो जरा, जब आप कांस्टेंटन याद रखो, कांस्टेंटन कैसे याद रखोगे, कांस्टेंटन कैसे याद रखोगे, CO से कॉपर, N से निकल। अब इसके बाद आप क्या करो, आपको क्या बनाना है, आपको क्या बनाना है, मैग्नीन। मैग्नीन से क्या आपको मैग्नीज याद आ जाएगा, जल्दी बोलो। देखो चीजें भूलती बहुत तेज है, इसलिए मैं तरीका ही बता रहा हूं मैं। जितना जल्दी याद होता है ना उतना जल्दी भूल जाता है ये सारी चीजें। क्या हम मैग्नीन से मैग्नीज याद कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। मैग्नी मैग्नीन से मैग्नीज तो याद कर ही सकते हैं, तो बस उसमें क्या करेंगे, यूरेका वाले मटेरियल में ये ऐड कर देंगे। तो एक पंथ दो काज वाली बात हो गई, हमें कॉन्स्टेंटन भी याद हो गया, हमें यूरेका भी याद हो गया, हमें मैग्नीन भी याद हो गया। बोलो हाँ या ना, क्लियर है क्या। देखो कॉन्स्टेंटन से हमें कॉपर और निकल ये याद हो जाएगा। फिर हमें याद है कि कॉन्स्टेंटन में थोड़ा बहुत कुछ करते थे, मैग्नीन आ जाता था, तो उसके लिए क्या, ए। अब किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सर क्या हम मैग्नीन को एज अ हीटिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं क्या। तो एक बात बताओ, हीटिंग बिहेवियर ज्यादा अच्छा कब होगा, जब निकिल का कंपोजिशन हाई होगा या लो होगा, जल्दी बोलो। हीटिंग बिहेवियर ज्यादा अच्छा कब होगा, जब निकिल का कंपोजिशन हाई होगा। अगर आपको नहीं याद आ रहा हो तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ। नाइक्रोम कन में निकिल का परसेंट कितना था, 80%, इसलिए वो बहुत अच्छा मटेरियल था। बट यहाँ पे नाइक्रोम निकिल का देख रहे हो कंपोजिशन 4%, क्या आप इसे कभी हीटिंग मटेरियल के यूज करोगे क्या, बोलो यार। क्या आप कभी इसे हीटिंग मटेरियल के लिए यूज करोगे, नहीं करोगे। आगे बात समझ में। बट हाँ कॉमन क्या है, दोनों का टेम्परेचर कॉफिशिएंट लो है। कॉमन क्या है, दोनों का टेम्परेचर कॉफिशिएंट लो है। सब कुछ एक एक लाइन लिखते चलना, ठीक है ना। तो तो जब भी संट या संट एक्सटेंशन के लिए जो वायर यूज करते हैं ना, उसमें हम या तो कांस्टेंटन या तो मैग्नीन यूज करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मैग्नीन में बताओ क्या क्या कंपोजिशन होता है, जल्दी बोलो। मैग्नीन का कंपोजिशन बोलो, नोट्स में मत देखना। मैग्नीन का कंपोजिशन, तो मैग्नीन है तो Mn सबसे पहले बोल दिया करो, क्या हो जाएगा, Mn सबसे पहले बोल दिया। अब उसके बाद क्या याद रखना है कि मैग्नीन बना किससे है, मैग्नीन किससे बना है, मैग्नीन का भाई कौन है, बेसिकली कॉन्स्टेंटन। कौन है, कॉन्स्टेंटन। अब कॉन्स्टेंटन की स्पेलिंग पे जाओ, पहले कॉपर उठा लो, प्राइमरी साइड से कॉपर उठा लो, सेकेंडरी साइड से निकिल उठा लो। ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है अभी तो तुम्हें रटी हुई सारी चीजें मतलब दिख रही हैं, तो अभी तो याद रहेगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ह्यूमन नेचर है भूलोगे, अगले वीक ही ना भूल जाओ। डन, लिख लिया इस पे से सारा कुछ। हीटिंग मटेरियल, ये नाम सुना है, कैंथाल, कैंथल कैंथाल जो भी पढ़ लो, कैंथल, ठीक है। अब कैंथल का कंपोजिशन, कैंथल का कंपोजिशन क्या क्या है,
70% आयरन, 25% क्रोमियम और 5% एल्यूमिनियम। 5% एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम तो खैर हमें याद आ जाएगा, देखो जरा, ठीक है, एल्यूमिनियम में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एल्यूमिनियम याद आ जाएगा। अब आयरन और क्रोमियम, मतलब अपन कैसे याद कर सकते हैं इसको हम, आ, नाइक्रोम, नाइक्रोम में ए, बस आपको ये याद रखना है, इससे नाइक्रोम का भाई बना दो, हाँ। तो नाइक्रोम से आप ये याद रख सकते हो ना, जैसे, हाँ चलो ठीक है, चलो इससे नाइक्रोम का भाई बना लो आप, नाइक्रोम का भाई बना लो, उससे क्या याद आ जाएगा कि निकिल, सॉरी क्रोमियम है, और निकिल की जगह क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। निकल की जगह क्या हो जाएगा, निकल की जगह क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। ठीक है, नाइक्रोम में से निकल को निकाल देना है, फिर क्या बचेगा, क्रोमियम, और उसकी जगह क्या डाल देना है, आयरन। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान देना। खैर, वैसे याद, वैसे दो चार बार ऐसे रिवाइज कर लोगे ना तो वैसे याद हो जाएगा। हाँ, एल्यूमिनियम को मत भूलना, एल्यूमिनियम खैर नहीं भूलेगा, क्योंकि आप इस बात पे फोकस कर लेना कि ए एल था। डन। खैर आगे देखते हैं, रजिस्टिविटी कितनी, 145 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज व्हाट, लगभग कम ही है, 0.0000001। ठीक है, सेफ ऑपरेशन, अच्छा हाँ एक बात और, अ, ठीक है वैसे तो बोलूँ, ठीक, तो सेफ ऑपरेटिंग टेम्परेचर दैट इज 1300 के अराउंड, 1300 के अराउंड। ठीक है, नाइक्रोम का कितना था सेफ ऑपरेटिंग टेम्परेचर, नाइक्रोम का, जल्दी बोलो, सेफ ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना था नाइक्रोम, 1150। और मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट दैट वाज 1400। ठीक है ना, इसका कितना, उसका भाई है, तो एक सौ बढ़ा, इस इधर 200 बढ़ा दो, इधर 100 बढ़ा दो, थोड़ा सा ज़्यादा कर देना। ठीक है, 1350, 1500। आगे देखते हैं, यूज्ड इन मेकिंग हीटिंग एलिमेंट फॉर इलेक्ट्रिक हीटर्स और फर्नेसेज। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर ये एल्यूमिनियम क्यों जोड़ा गया है। देखो सबका रीजन होता है, एल्यूमिनियम क्यों जोड़ा गया है। देखो होता क्या है कि जब कैंथाल को हीट किया जाता है, पहली बार गर्म किया जाता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो जो एल्यूमिनियम का अलॉय है ना, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, ये जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होते हैं ना उसके साथ रिएक्ट कर लेता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बोलो हाँ या ना, जो एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। डन। और जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, अभी जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है ना, इसकी खास बात होती है क्या, इसकी खास बात क्या होती है कि ये एक अच्छा इंसुलेटर होता है, ये एक अच्छा इंसुलेटर होता है। बट ये और इसके अलावा क्या होता है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे ध्यान देना, जैसे एक बात बताओ, जैसे मान लो ये रॉड है, मान लो ये हीटर है, हीटर है, ठीक है ना। अब जब पहली बार आपने गर्म किया, पहली बार गर्म किया, तो उस समय मान लो ये किसका बना हुआ है, कैंथाल का, मान लो किसका बना हुआ है, कैंथाल का। हालांकि एक ए नहीं बना होता, बना होता है जो हमारे घरों में हीटर यूज होता था ना पहले, वो बना होता था। तो देखो जरा, मान लो एक ए है, ए, इसके ऊपर जैसे ये गर्म होगा, इसमें जो एल्यूमिनियम है जो कि कितना है
5% वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, जल्दी बोलो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, अब उसकी खास बात क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की खास बात क्या है कि वो एक अच्छा इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है। तो इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है तो क्या ये करंट को बाहर आने देगा क्या, जल्दी बोलो, क्या इस कंडक्टिंग मटेरियल से बाहर आने देगा, बोलो यार, नहीं, नहीं आने देगा ना। अब करंट को बाहर नहीं आने देगा तो गलती से आपका हाथ मान लो हीटर पे चला गया तो क्या आपको झटका लगेगा, क्या आपको झटका लगेगा क्या, नहीं ना, यस या नो। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए सर इससे कुछ ड्रॉबैक तो नहीं हुआ होगा। देखो यार, आप क्या चाहते हो, आप हीटर से इलेक्ट्रिसिटी लेना चाहते हो या हीट लेना चाहते हो, ये बता दो। आप हीटर से इलेक्ट्रिसिटी लेना चाहते हो या हीट लेना चाहते, झटके चाहते हो या फिर हीट चाहते हो, हीटर से, चलते हुए हीटर से हीट चाहते हो ना आप तो अगर हीट चाहते हो तो हीट के लिए तो ये अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल है ना, हीट के लिए तो लाइक ये अच्छा कंडक्ट कर रहा है, हीट को अच्छा कंडक्ट कर रहा है, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है। तो थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है और इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं अच्छी है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमें चाहिए भी नहीं ताकि झटके ना लगे। समझ में आ गया क्या। तो अ, ठीक है, तो when the element made canthal is heated for the first time, the aluminum of alloy react with oxygen of atmosphere and form a layer of aluminum oxide, overheating element. This layer of aluminum oxide is an electrical insulator but has good thermal conductivity, and this electrically insulated layer of aluminum makes the heating element is shock proof। क्लियर है क्या, ठीक है। और मैक्सिमम सेफ टेम्परेचर या ऑपरेटिंग टेम्परेचर तो लगभग 1400 के आसपास है, 1400। ओके, अब देखो अभी तक जितने भी मटेरियल पड़े ना, इनका जो मेल्टिंग, इनका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है लगभग 1200, 1100, 1200 से कम ही रहेगा, बोलो हाँ या ना, मतलब उससे ज़्यादा चलाने पे दिक्कत आएगी, बोलो यार, उससे ज़्यादा चलाने पे दिक्कत आएगी। तो दीज आर सम, मतलब ये जो मटेरियल्स थे ना, इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि ये लो और मीडियम हीटिंग मटेरियल थे, लो एंड मीडियम टेम्परेचर तक ये काम कर सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन पूछ ले कि नहीं मुझे हाई टेम्परेचर हीटिंग मटेरियल चाहिए जो बहुत इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करे, तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, समझ में आया क्या। अभी तक जितना भी पढ़ा, दीज आर कंसीडर्ड एज लो एंड मीडियम टेम्परेचर हीटिंग मटेरियल, चाहे तो आप कहीं लिख लेना, अभी जो तीनों पढ़ा है, तो दीज आर लो एंड मीडियम टेम्परेचर हीटिंग मटेरियल। मतलब अगर मैं बोलूं कि मुझे 1500 डिग्री सेल्सियस जनरेट करना है, तो क्या इसमें से कोई भी सही है यूज करना, जितना अभी तक पढ़े हो, बोलो यार, क्या इसमें से कोई भी लाइक है लायक उस कैपेबल है, नहीं है, ये जानो। तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या यूज करेंगे, तो उस पे चलते हैं। तो ऐसे कंडीशन के लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। हाई टेम्परेचर हीटिंग मटेरियल, इसके लिए डिटेल में नहीं बात करी हमने, बस मेन मेन पॉइंट पे बात करी। क्या है, सबसे पहला नाम आता है 1500 टेम्परेचर, मतलब ऑपरेटिंग टेम्परेचर है ये, मेल्टिंग टेम्परेचर नहीं। तो क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिल, सिलिकॉन कार्बाइड को पता है और क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज, आप एक एक करके लिखना, आप टेबल के चक्कर मत पड़ना, ठीक है ना।
अगर बना लिया तो लिख लेना, ऐसा नहीं है। कार्बो रैंडम, ठीक है, कार्बाइड से कार्बो रैंडम याद रखना। तो किस किसका सिल्क कार्बोरंडम बेसिकली, अब देखो सिलिकॉन कार्बाइड पूछेगा, सिलिकॉन कार्बाइड का कंपोजिशन बताओ तो आप बता ही दोगे सिलिकॉन और कार्बन, बट उस उन्होंने कैसे पूछना है, कार्बोरंडम का कंपोजिशन बताओ, तो अगेन आंसर इज व्हाट, सिलिकॉन एंड कार्बन। समझ में आया क्या? डन। तो सिलिकॉन कार्बाइड मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर 1500, और मतलब ऑपरेटिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है 1600, तो obvious सी बात है, मतलब जो मेल्टिंग होता है उससे क्या करते हैं, थोड़ा सा कम रखते हैं। कहाँ यूज करते हैं, तो हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस, ठीक है, एप्लीकेशन। उसके बाद जो दूसरा हीटिंग मटेरियल आता है हाई टेम्परेचर के लिए, प्लेटिनम। प्लेटिनम का ऑपरेटिंग टेम्परेचर 1600, प्लेटिनम पीटी। मैक्सिमम टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर लगभग 1800 के आसपास। मॉली ब्लेडनम क्या है, मॉली ब्लेडनम, मॉली ब्लेडनम कहाँ तक यूज करते हैं, 1650 तक, 1650 तक। मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग ये 2600 पे मेल्ट होता है, बट 1650 तक यूज करते हैं। डन। टंगस्टन, टंगस्टन, टंगस्टन कितना, ऑपरेटिंग टेम्परेचर इज 2000, ऑपरेटिंग टेम्परेचर इज 2000, ठीक है। टंगस्टन क्या है, ऑपरेटिंग टेम्परे सॉरी, टंगस्टन इज व्हाट, दैट इज 2000। डन। तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, तो 3400, 3400। डन। तो फिलामेंट बल्ब, हाई टेम्परेचर यूज। तो टंगस्टन का तो खैर पता ही है, तो टंगस्टन का फिलामेंट टंगस्टन का ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना है, 2000। मेल्टिंग पॉइंट तो खैर हमें याद ही होगा, 3400, यस या नो, मेल्टिंग पॉइंट याद है ना टंगस्टन का, 3400 बात हुई थी। मॉली ब्लेडनम का कितना होता है, 2600 मेल्टिंग पॉइंट, ऑपरेटिंग टेम्परेचर 1600, ठीक है। एक और नाम लिख लेना, ग्रेफाइट रजिस्टर, एक और नाम लिख लेना, ग्रेफाइट रजिस्टर, ठीक है। वो भी, वो भी ठीक ठाक मतलब हाई टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है, ग्रेफाइट रजिस्टर। तो दीज आर व्हाट, दीज आर सम हाई टेम्परेचर हीटिंग मटेरियल। इसके पहले लो एंड अच्छा, लो मीडियम और हाई किसको बोलते हैं, क्लियर हो गया कि नहीं? लाइक कि 1100 1200 से पहले है, 1200 से पहले है तो लो और मीडियम, और 1200 के बाद है लाइक 1500 1600 1600 2000, तो उसको अपन बोलेंगे हाई टेम्परेचर हीटिंग मटेरियल। डन।